हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लोटस पॉइंट। हमने हमारी पिछली वीडियो में सीखा था कि लेजर कैसे हम क्रिएट करते हैं, कैसे हम लेजर के नेचर के हिसाब से ग्रुपिंग सेट करते हैं और कैसे हम उसका यूज़ करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और वाउचर्स को समझते हैं। वाउचर्स क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और कैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, इसमें कोई भी पार्ट मिस मत कीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले वाउचर टाइप्स, कि वाउचर क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आप गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइए। यहाँ पे आप अकाउंटिंग इन्फो, यहाँ पे वाउचर टाइप्स जैसे ही आप टिक करेंगे, यहाँ पे तीन ऑप्शन आएंगे: डिस्प्ले, क्रिएट, अल्टर। हम सबसे पहले डिस्प्ले पे टिक करते हैं तो आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप्स शो होगा। अब हम समझते हैं कि वाउचर होता क्या है और हमें क्यों इसको बनाने की जरूरत पड़ती है। हम कैसे इन वाउचर्स को यूज कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले वाउचर क्या होता है? कोई भी लेन देन को जहां आप उसके नेचर के हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं उसको हम वाउचर बोलते हैं। बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, उनको उनके लेन देन के हिसाब से रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे सपोज आपने कोई माल खरीदा है तो उसको परचेज वाउचर में बुक होगा, तो उसको आपको परचेज वाउचर में बुक करना होगा। अगर आप कोई माल सेल्स करते हैं तो उसके लिए सेल्स वाउचर यूज होगा। अगर आप बिजनेस से कोई माल बेचा है, उसके सामने आपको पेमेंट रिसीव हो रहा है, तो आपको रिसिप्ट वाउचर का यूज करना होगा। ऐसे बहुत सारे वाउचर्स है जिनको उनके ट्रांजेक्शन के हिसाब से उन वाउचर्स में हमको एंट्री करनी होती है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वाउचर्स होते कितने प्रकार के हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वाउचर्स आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं कि 22 वाउचर्स अपने पास अवेलेबल होते हैं। आप बाकी वाउचर्स को अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली 8 वाउचर्स है जो आपको डेली रूटीन में यूज़ होने वाले हैं। उसके अलावा आपको अगर लगता है तो आप बाकी वाउचर्स को इनेबल कर सकते हैं, अदरवाइज आप उनको डिसेबल ही रहने दें। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उनको इनेबल करके उनका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वाउचर टाइप्स के कितने प्रकार के हैं। यहाँ पे जैसा आपको दिया है कि कॉन्ट्रा वाउचर, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डिलीवरी नोट, यहाँ पे बहुत सारे वाउचर्स है। हम इनको एक एक करके समझेंगे। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे वाउचर टाइप्स दिख रहे हैं। हम इनको समझेंगे कि कैसे हम कोई वाउचर नया क्रिएट कर सकते हैं, या फिर जो वाउचर क्रिएट है ऑलरेडी उसको हम कैसे डिस्प्ले, मतलब आप देख सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि उसको मैं अपने बिजनेस के हिसाब से कुछ मॉडिफाई करना चाहता हूं तो आप उसको मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं अल्टर पे। यहाँ पे हम पहले ही पहला वाउचर है कॉन्ट्रा, इसको हम समझेंगे। ये कॉन्ट्रा का वाउचर कब यूज होता है? अगर आप कोई भी बैंक से कैश का विड्रॉल करते हैं, या फिर अपने बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट करते हैं, या फिर आपके जो फर्म है उसके दो या दो से अधिक अकाउंट है, तो आप इंटरनली अगर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अपना पैसा ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए आपको ये वाउचर को यूज करना रहता है। आप इसकी सेटिंग को जो नॉर्मली है वो आप देख सकते हैं। आप इसको कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो वो आप अपने हिसाब से करेक्शन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रा, इसका जो वाउचर क्लास है वो भी कॉन्ट्रा है। आप इसका नाम चाहे तो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि वाउचर का नंबरिंग। अभी क्या होता है कि आप कोई भी एंट्री करते हैं तो उसका एक वाउचर नंबर होता है। आपको वो या तो यहाँ से आप ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर सकते हैं कि जैसे ही मैं वो वाउचर क्लास में जाऊं उसका जो नेक्स्ट नंबर है वो ऑटोमेटिक आ जाए। आप चाहते हैं कि उसको ऑटोमेटिक बट मैनुअल ओवरराइड, कि मतलब वो ऑटोमेटिक तो आ जाए बट ओवरराइड वो नहीं हो, उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है मैनुअल, कि आप चाहते हैं कि आपका खुद का कुछ बुक होगा, उसके हिसाब से आप यहाँ पे नंबरिंग सेट करना चाहते हैं तो आप इसको मैनुअल भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है कि मल्टी यूजर ऑटो। ये क्या होता है कि अगर आपके जो सिस्टम है उसमें आपने दो या दो से अधिक यूजर क्रिएट करके रखे हैं कि सब एंट्री कर सकते हैं इसके अंदर, तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं कि आप यहाँ पे जो फर्स्ट यूजर है वो यहाँ पे एंट्री कर रहा है तो उसका एक सीरियल अलग चलेगा। एंड अगर कोई दूसरा यूजर है जो दूसरे सिस्टम पे कर रहा हो या दूसरा यूजर यहीं पे
लॉगिन करके कर रहा हो तो उसका एक अलग सीरीज जनरेट होता है कि आप उनके बीच में डिफरेंस देख सकें कि कौन से यूजर ने कौन सी एंट्री की है। अगर आप नन अगर आप कुछ उसके ऊपर नंबरिंग नहीं चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को नो भी कर सकते हैं, नन। उसके बाद आता है कि अगर आप इस ऑप्शन को यस करते हैं, सपोज आपने ऑटोमेटिक किया है या ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड किया है या मैनुअल किया है, तो आप इसकी सेटिंग को एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में भी जाके आप चेंज कर सकते हैं कि जैसे नंबरिंग है तो मुझे नंबरिंग किस हिसाब से चाहिए कि 1 2 3 4 या फिर 0 0 1 0 0 2 ऐसा आना चाहिए। तो ये कुछ उसका एक एडवांस कॉन्फ़िगरेशन है जिसको आप यहाँ पे सेट भी कर सकते हैं। तो ये हम एडवांस कॉन्फ़िगरेशन एकदम जहाँ पे अपने को यूज़ होना होता है, वहीं पे हम इसको समझेंगे। ये एडवांस कॉन्फ़िगरेशन हमको बेसिकली सेल्स के पार्ट में यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे हम इसको डिटेल में समझेंगे कि कैसे हम एडवांस कॉन्फ़िगरेशन करके अपने बिल का नंबर चेंज कर सकते हैं, बिल को मॉडिफ़ाई कर सकते हैं और एक नया रूप दे सकते हैं। तो यहाँ पे तो जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री है, अगर आप कैश विथड्रॉल करते हैं या फिर कैश डिपॉज़िट करते हैं या फिर इंटरनली एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करना है। यहाँ पे आप ऑप्शन को नो कर दीजिए अगर आप एडवांस कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे और आता है कि यूज़ इफ़ेक्टिव डेट, कि अगर आप इस ऑप्शन को भी यस करना चाहते हैं कि जो वाउचर की डेट है, यूज़ इफ़ेक्टिव डेट्स, कि वो भी डेट मुझे दिखाए कि ये वाउचर कब से इफ़ेक्टिव होना चाहिए। सपोज़ आपने कोई एंट्री की है लेकिन उसका डेट ऑफ इफ़ेक्टिव आप बाद में देना चाहते हैं, तो यहाँ पे इफ़ेक्टिव डेट आप अलग से उसका लिख सकते हैं। उसके बाद आता है कि मेक दिस वाउचर टाइप इज ऑप्शनल बाय डिफॉल्ट। आपने कोई एंट्री पास कर दी है बट आपको चाहिए कि ये एंट्री जैसे ही मैं पास करूं, मैं सिखाने के लिए यूज कर रहा हूं, तो ये मैं जैसे ही एंट्री पास करूं वो डायरेक्टली ऑप्शनल में चली जाए, मतलब उसका पी एंड एल या बैलेंस शीट में कोई भी उसका दूसरा इफेक्ट नहीं आए। ये ऑप्शनल वाउचर कैसे हम इनेबल करते हैं और कहाँ से हम इसको डिसेबल कर सकते हैं, इसको हम बाद में F11 के पार्ट में समझेंगे। उसके बाद आता है कि अलाउ नरेशन इन वाउचर। अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर जैसे मैं कोई एंट्री करूं उसका मैं एक नरेशन लिख दूं ताकि मुझे वो इन फ्यूचर कोई भी मैं देखूं या कोई मेरा स्टाफ देखे तो उसको पता रहे कि ये किस चीज की एंट्री है। उसके बाद आता है कि प्रोवाइड नरेशन फॉर ईच लेजर इन वाउचर। अगर आप कोई भी वाउचर में अलग से एक्स्ट्रा नरेशन चाहते हैं तो आप यहाँ पे उस ऑप्शन को भी यस कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि इनेबल डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन, सेट अल्टर डिफॉल्ट अकाउंटिंग एंट्रीज। अगर आप इस ऑप्शन को यस करते हैं तो आप एक अपना जो वाउचर का जो पेज आपको दिखेगा कॉन्ट्रा का वाउचर, उसको आप डिफॉल्ट तरीके से कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सपोज आपको उसमें कुछ चीज़ें आपको फिक्स करनी है तो आप इस ऑप्शन को यूज करके उसको फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग। यहाँ पे अगर आपने कोई भी एंट्री सेव की है, आप चाहते हैं कि वो मैं जैसे ही सेव का ऑप्शन दबाऊं वहाँ पे एक प्रिंट का ऑप्शन आ जाए और उसका प्रिंट डायरेक्टली निकल जाए। अगर आप इस ऑप्शन को नो करते हैं तो आपको क्या होगा कि अगर आपको कोई भी वाउचर का प्रिंट लेना है तो आपको हर बार प्रिंट का कमांड देना पड़ेगा। अदरवाइज आप डायरेक्टली चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। उसके बाद आता है नेम ऑफ क्लास। यहाँ पे आप एक वाउचर में अपनी एक डिफरेंट क्लास सेट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कुछ आपको चाहिए वाउचर में तो उसको आप यहाँ पे पहले से ही फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि क्रेडिट नोट। आप यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं कि सब वाउचर क्लास का फॉर्मेट एक जैसा ही है। हमको उनके ट्रांजैक्शन के हिसाब से और अपनी जो सहूलियत है कि मुझे इसमें किस प्रकार मैं अपने डेटा को मॉडिफाई कर सकता हूँ, किस प्रकार मुझे अपनी ज़रूरत के हिसाब से मुझे मेरा डेटा मिल सकता है या फिर मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसमें और क्या चेंजेस करके उसको और अच्छी तरीके से डेवलप कर सकता हूँ। तो ये ऑप्शन मोस्टली सब में देखेंगे तो आप सेम है। हम इसको जब एक-एक करके वाउचर को समझेंगे, उसमें हम इन ऑप्शन को इनेबल या डिसेबल करके या फिर उसकी एडवांस कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग करके हम इनको समझेंगे। अब बेसिकली देखेंगे कि सब में एक ही ऑप्शन है कि आप कहीं पे इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे इसकी एडवांस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, कहाँ पे इसके प्रिंटिंग ऑप्शन को यस कर सकते हैं। तो आप बेसिकली सब लेजर्स में देख सकते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि टोटल नंबर ऑफ वाउचर टाइप्स होती है वो 22 होती है। बट अब ये डिपेंड करता है कि आपको इसमें से कौन सा वाउचर टाइप आपके डेली रूटीन में काम लाना है। आप कैसे उनको यूज करके अपने काम को और इफेक्टिवली बना सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि सबसे पहले वाउचर टाइप को हम कहाँ पे जाके देख सकते हैं, कहाँ पे हम उनकी एंट्री कर सकते हैं
और कौन से वाउचर क्लास में जाके हम अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई या कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा है कि सारे वाउचर टाइप से जो आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, इनको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे हम इनकी सेटिंग्स में चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको बिजनेस के लेन देन के हिसाब से आपको कुछ नया वाउचर टाइप भी क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पे आके ये ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं। बट आपको जो उनका ग्रुपिंग है, जो वाउचर टाइप ऑलरेडी सेट है, उनके हिसाब से ही आपको यहाँ पे वाउचर का ग्रुपिंग सेट करना होगा। सपोज हमने कोई यहाँ पे सेल्स का एक वाउचर क्लास बनाया, जिसमें मैंने लिखा टैक्स सेल्स उसका नाम होगा। बट मुझे यहाँ पे वो वाउचर्स, इन जो वाउचर लिस्ट दी गई है उसमें से ही मुझे यहाँ पे उसको सेट करना होगा कि वो वाउचर क्लास में ऑटोमेटिक ये नाम चला जाए। तो मुझे यहाँ से वो चीज़ सेलेक्ट कर लेनी है। उसके हिसाब से आप वापस से इसके सेटिंग्स को आप चेंज कर सकते हैं। आप नंबर की सीरीज को, आप उसके एडवांस कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग को, या फिर आप जो टेक्स्ट सेल्स का जो वाउचर है वो पेज की आप सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। अगर आप वाउचर के पेज में चाहते हैं कि कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग वहाँ पे पहले से प्रीफ़िक्स रहे, तो वो सब सेटिंग्स आप यहाँ पे मॉडिफ़िकेशन कर सकते हैं। तो अभी तो हम इसको नहीं क्रिएट करते हैं, पहले हम समझते हैं कि वाउचर क्लास को हम कहाँ पे देख सकते हैं, कहाँ पे जाके हम कौन से वाउचर क्लास में कौन-सी एंट्री हम कर सकते हैं। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आके हम यहाँ पे इसको चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे आपने देख लिया क्रिएट, डिस्प्ले एंड अल्टर। अगर आप कोई भी वाउचर में अल्टर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको नया वाउचर क्रिएट करना है तो आप ये ऑप्शन का यूज़ करके आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। और आप डिस्प्ले की वजह से आप चाहते हैं कि मैं केवल वो वाउचर देखूं कि वो कौन से हेड में बना है, उसमें क्या-क्या फीचर्स है, उसमें क्या-क्या ऑप्शंस है। तो आप यहाँ पे डिस्प्ले के ऑप्शन पे आप टिक करके ये देख सकते हैं। जिससे क्या होगा कि अगर आपने कहीं पे टिक भी करना चाहेंगे तो आपका कहीं पे टिक नहीं होगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर केवल आपको डिस्प्ले ही देगा। आप इसमें कहीं पे भी आप कर्सर को या माउस से या कुछ भी आप इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम इससे बाहर आते हैं और सबसे पहले हम आते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। तो ये तो था कि हमने मास्टर्स के अंदर जाके हमने वाउचर टाइप्स समझे कि कितने तरह के वाउचर टाइप्स होते हैं, उनमें बेसिकली हमें कितने यूज करने होते हैं और उनके यूज के हिसाब से हम अपने यूज के हिसाब से उनमें कैसे हम मॉडिफाई या अल्टरेशन कर सकते हैं। अब हम आते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। मैंने बताया था कि वाउचर्स जो बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनको उनके लेन देन के हिसाब से रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है अकाउंटिंग वाउचर्स और सेकंड होता है इन्वेंट्री वाउचर। अगर आप बेसिक अकाउंट से रिलेटेड आप कोई भी एंट्री करते हैं, सपोज आप परचेज करते हैं, सेल्स करते हैं, रिसिप्ट करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो आप अकाउंटिंग वाउचर्स को यूज करके अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके अलावा आता है कि इन्वेंट्री वाउचर। अगर आप बिजनेस में कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आप जुड़े हुए हो या फिर आप डेली कंजम्पशंस अपना रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो आप इन्वेंट्री वाउचर्स का यूज कर सकते हैं, जिसमें बेसिकली इन्वेंट्री इन या आउट होती है। उस बेस पे आप इन्वेंट्री वाउचर्स का यूज कर सकते हैं। तो अब हम समझते हैं कि सबसे पहले हम अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं। वहां पे हम कितने टाइप्स के वाउचर को कैसे हम देख सकते हैं, कैसे उसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं और कैसे हम अपनी जरूरत के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि अकाउंटिंग वाउचर्स। अभी तक हमने इन्वेंट्री के पार्ट को हमने नहीं समझा है, तो हम इन्वेंट्री वाउचर को अभी नहीं यूज करेंगे। सबसे पहले हम इन्वेंट्री की बेसिक डिटेल्स को समझेंगे कि इन्वेंट्री कितने प्रकार की होती है, कैसे हम उसके लेजर्स को हम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम इन्वेंट्री की ग्रुपिंग, कैसे हम इन्वेंट्री के यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट उनको हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद ही हम इन्वेंट्री वाउचर्स को समझेंगे। अभी हमने बेसिक अकाउंट्स समझा, उसके बाद हमने उनके लेजर क्रिएट करना सीखा, उसके बाद हम उन लेजर्स को हम कैसे अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करेंगे उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले आपको आ जाना है अकाउंटिंग वाउचर्स पे। यहाँ पे आप जैसे ही अकाउंटिंग वाउचर पे टिक करेंगे, आपको एक पेज ओपन होगा। जो लास्ट वाउचर आप यूज करते हैं वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक बार शो होगी। तो यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में बहुत सारे ऑप्शंस आपको शो होंगे, जिसमें आपको कौन सा वाउचर क्लास, कैसे उसका शॉर्टकट से आप उसको यूज कर सकते हैं और कैसे आप एक वाउचर से दूसरे वाउचर टाइप में जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे जो बेसिकली जो वाउचर टाइप्स है जो आपको यूज करने होते हैं वो बेसिकली 8 होते हैं। मतलब 8 तरह के वाउचर टाइप है, जिनमें सबसे पहले आता है कॉन्ट्रा, उसके बाद आता है पेमेंट, उसके बाद आता है रिसिप्ट,
उसके बाद आता है जर्नल, उसके बाद आता है सेल्स एंड सेल्स रिटर्न, उसके बाद आता है परचेज एंड परचेज रिटर्न। ये बेसिकली 8 तरह के वाउचर्स है जो आपको डेली रूटीन में काम आने ही वाले हैं। तो इनको तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है। हम भी इनको पूरा डिटेल में एक-एक चीज़ आपको समझाएँगे। उसके अलावा भी जो वाउचर्स है जो हमारे यूज़ नहीं आते हैं, बट बहुत सारे बिज़नेस के जो ट्रांज़ैक्शन होते हैं सब जगह अलग-अलग होते हैं। उनके हिसाब से अगर कोई चाहे तो उन वाउचर क्लास को आप डिफाइन कर सकते हैं, इनेबल या डिसेबल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉन्ट्रा। जैसा कि हमने बताया कि वहाँ पे हमने वाउचर क्लास को देखा कि कॉन्ट्रा उसका जो नंबरिंग है वो आप कैसे सेट कर सकते हैं, इस विंडो को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप नरेशन चाहते हैं तो कैसे उसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कि यहाँ पे नंबरिंग। यहाँ पे जो आप नंबरिंग देते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट अभी आ रही है। आपको अगर इसको चाहिए तो आप इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं कि मुझे वाउचर की जो नंबरिंग है वो मैनुअल चाहिए या फिर मुझे ऑटोमेटिक चाहिए, बट ये सीरीज़ से नहीं चाहिए, बट मुझे ये पर्टिकुलर जो मेरी सीरीज़ है वो नंबर यहाँ पे आना चाहिए। तो उस नंबर को आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमने बताया कि कॉन्ट्रा का वाउचर बेसिकली आप अगर कैश विथड्रॉल करते हैं या फिर कैश डिपॉज़िट करते हैं या फिर आप अपने एक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तब आप इस कॉन्ट्रा एंट्री को यूज कीजिए। यहाँ पे आप एंट्री पास करके उसकी नरेशन भी आप लिख सकते हैं कि बेसिकली मैंने ये पैसा निकाला या फिर ये पैसा मैंने डिपॉजिट किया या फिर ये बैंक से ये बैंक में मैंने ट्रांसफर किया। अब यहाँ पे हम एक एंट्री को भी करके समझेंगे कि उसका इफेक्ट कहाँ पे आता है, उस एंट्री को हम कैसे सेव कर सकते हैं और उस एंट्री में कुछ चेंजेस करना है तो कैसे होगा। तो सबसे पहले हमने एक उदाहरण लिया कि मैंने कैश डिपॉजिट की है अपने बैंक अकाउंट में। सपोज मैंने कोई सेल किया था, उसका मुझे पैसा आया और वो कैश मैंने बैंक में डिपॉजिट की है। तो हमने एक कैश बैंक में डिपॉजिट किया तो उसकी बेसिक एंट्री क्या होगी? अगर आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश इन हैंड, क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा बैंक में आ रहा है तो आपको जहाँ पे आ रहा है उस चीज को आपको डेबिट कर देना है और जो चीज आपकी जा रही है, कैश आपकी यहाँ पे जा रही है, तो उसको आपको क्रेडिट कर देना है। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो आपका मोड आ रहा है यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड आ रहा है। आप इस मोड को चेंज भी कर सकते हैं। आपको अगर चाहिए तो आप डबल एंट्री मोड में भी जा सकते हैं और आपको अगर चाहिए तो आप सिंगल एंट्री मोड में भी आप काम कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने काम को कैसे अपने ट्रांजैक्शन के हिसाब से ईज़ी बनाते हैं और स्मूथ बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे चाहिए कि यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड आ रहा है, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। पहले मैं बेसिक अकाउंटिंग के हिसाब से मैं नॉर्मल एंट्री करना चाहता हूँ। जब मैं एक्सपर्ट बन जाऊँगा तब मैं इन चीज़ों को यूज़ कर पाऊँगा। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन को यस या नो करने के लिए फंक्शन की के साथ F12 आपको प्रेस करना है। यहाँ पे जैसे ही आप F12 प्रेस करेंगे, यहाँ पे कॉन्ट्रा की जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है वो आपके यहाँ पे सामने आ जाएगी। इस ऑप्शन को आप यहाँ पे जो भी अपनी इच्छा के हिसाब से आप रख सकते हैं। जो ऑप्शंस आपको नहीं चाहिए उन ऑप्शंस को आप नो कर सकते हैं। सबसे पहले आता है कि स्किप डेट फील्ड। अगर मुझे डेट का ऑप्शन ही हटा देना है कि हाँ, मैं एंट्री फटाफट करना चाहता हूँ, डेली की मेरी 500 एंट्रीज होती है, तो मैं डेट का ऑप्शन चाहता ही नहीं हूँ। डायरेक्टली एक डेट आ गई है, उसको मैं एंट्री करता रहूँ। जब मुझे चेंज करना होगा तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद आता है कि यूज़ सिंगल एंट्री मोड, कि जैसे मैंने ये बताया कि अभी जो आपके पास डिस्प्ले दिख रहा है वो सिंगल एंट्री मोड हो गया। अब हो सकता है कि आप बिगिनर हो, आपको नहीं समझ आए कि मुझे डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है, तो आप इस मोड को एक बार आप डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि शो बैंक एलोकेशन डिटेल। अगर आपकी जो बैंक की डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे शो करनी है तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप नो कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि यूज DRCR या फिर टू और बाई, दोनों एक ही ऑप्शन है। अगर आप डेबिट क्रेडिट से इजीली समझ सकते हैं तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं और इसकी जगह आपको टू या बाई दिखेगा। ये दोनों ऑप्शन एक ही है। टू मतलब आपका जो क्रेडिट है वो टू हो गया, बाई मतलब जो आपका डेबिट है वो बाई हो गया। तो आप इस ऑप्शन को यस या नो कर सकते हैं। सपोज मैंने इस ऑप्शन को यस कर दिया है। उसके बाद आता है कि वॉन ऑन नेगेटिव कैश बैलेंस। अब क्या होगा कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, एंट्री आप कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि मेरे पास कितनी कैश थी, मेरे पास तो जो एंट्री का हिसाब आया मैंने इसमें डालना चालू कर दिया है,
या मैंने उसकी एंट्री करनी शुरू कर दी है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक बिजनेस की जो कैश इन हैंड पड़ी है उससे ज्यादा अगर आप बैंक में डिपॉजिट कर दोगे तो यहाँ पे उसकी वार्निंग एक आपको शो हो जाएगी जो रेड कलर में हाईलाइट होगी कि आपकी कैश नेगेटिव जा रही है, आप इसको ध्यान दीजिए। हो सकता है कि आपने गलती से 10,000 की जगह 1 लाख लिख दिया हो। सपोज आपने कोई कैश की रिसीव एंट्री की नहीं और डायरेक्टली आप उसको बैंक में जमा कर रहे हो, तब भी हो सकता है कि वो आपको वार्निंग दे। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को आप यस रखेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि आपको जो भी वार्निंग होगी आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी, कहीं आपसे मिस्टेक तो नहीं हो गई है डिजिट दबाने में। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद आता है कि शो करंट बैलेंस ऑफ लेजर्स। यहाँ पे आप जैसे ही उसको टिक करेंगे आपको उसके नीचे उसका बैलेंस दिखा देगा। सपोज आपने बैंक के लेजर को सेलेक्ट किया तो उसमें एज ऑन डेट कितना बैलेंस है वो दिखा देगा, या पर्टिकुलर आप कैश का लेजर आप यूज करते हैं तो उसमें कितना बैलेंस पड़ा है वो आपको यहाँ पे शो स्क्रीन पे ही हो जाएगा, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आता है कि शो बैलेंस एज ऑन वाउचर डेट। अब आप चाहते हैं कि सपोज मैं पीछे की डेट का एंट्री कर रहा हूं तो मुझे उस दिन का बैलेंस चाहिए, तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं कि मैं जिस दिन वाउचर की एंट्री कर रहा हूं उसी दिन ही मुझे लेजर में बैलेंस कितना है वो अगर मुझे देखना हो तो मैं इस ऑप्शन को यस करूंगा। नहीं तो क्या होगा कि आप भले कभी भी एंट्री करें आपका जो एंड बैलेंस होगा वही हमेशा आपको स्क्रीन पे दिखेगा। उसके बाद आता है कि शो लेजर फाइनल बैलेंस। सपोज मुझे लेजर में जो वाउचर डेट है वो बैलेंस नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे शो लेजर फाइनल बैलेंस जो है वो स्क्रीन पे शो हो जाएगा। उसके बाद आता है कि प्रिंट चेक आफ्टर सेविंग वाउचर। यहाँ पे क्या होगा कि आप कोई चेक की एंट्री नहीं कर रहे हैं तो ये ऑप्शन हम पेमेंट या रिसिप्ट वाउचर में यूज करते हैं बेसिकली, कि सपोज आपने कोई भी चेक का पेमेंट का या रिसिप्ट का एंट्री किया है तो उसको आप डायरेक्टली प्रिंटिंग के लिए आप कमांड दे सकते हैं कि आपने जैसे उस एंट्री को सेव किया यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ जाना चाहिए। तो उसमें भी सपोज दो प्रिंट होते हैं कि एक आपको वाउचर का प्रिंट करना है या फिर आपने जो चेक प्रिंटिंग के लिए दिया है उसको आपको प्रिंट करना है। तो ये ऑप्शन हम समझेंगे प्रैक्टिकली जब हम पेमेंट का या फिर रिसिप्ट की कोई एंट्री करेंगे। उसके बाद आता है कि कंफर्म ई चेक बिफोर प्रिंट। यहाँ पे आता है कि आपने अगर चेक प्रिंटिंग का ऑप्शन को यस कर दिया है तो आप एक बार प्रिंटिंग के पहले आपको प्रीव्यू दिखाएगा कि बेसिकली जो डिटेल दिख रही है वो सही है। अगर आप इस ऑप्शन को नो करेंगे तो आपको वो डिटेल नहीं शो करेगा, वो डायरेक्टली उसको प्रिंट कमांड के लिए आगे फॉरवर्ड कर देगा। उसके बाद आता है कि शो कैश डिनोमेशन डिटेल। इसमें क्या होगा कि आप पर्टिकुलर कभी भी कोई बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ पे एक डिनोमिनेशन आता है। जैसे आप बैंक की कोई स्लिप भी भरते हैं तो उसमें भी पर्टिकुलर लिखा रहता है कि आपने 10 के नोट कितने दिए हैं, 1000 के नोट कितने दिए हैं, 500 के नोट कितने दिए हैं, 200 के नोट कितने दिए हैं। तो वो सेम फॉर्मेट टैली ने आपके लिए भी वो फीचर अवेलेबल करवाया है। अगर आप चाहते हैं कि आप पर्टिकुलर एक एक डिटेल उसमें फिल करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि बैंक की एलोकेशन कॉन्फ़िगरेशन। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि यूज डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ फॉर बैंक डिटेल। अब क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे अपना बैंक का डिटेल ऐड करके रखे हुए हो, सपोज़ आप कोई बैंक में एंट्री करते हैं तो उसमें पर्टिकुलर आपने लेज़र बनाते समय उसमें उसका अकाउंट डिटेल, आईएफएससी कोड, कंपनी का नाम, वो सब चीज़ अगर आपने मेंशन कर दी है तो यहाँ पे आपको अगर जो बैंक की डिटेल की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ यहाँ पे आपको शो करनी है तो इस ऑप्शन को आप यस कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि यूज ऑटो चेक नंबरिंग। अब क्या होता है कि हम चेक बनाते हैं तो चेक तो एक नंबर की सीरीज होती है जिसमें आपके पास सपोज कोई चेक बुक पड़ी है उसमें 50 चेक है या फिर 25 चेक्स है। तो यहाँ पे आप जैसे ही एक चेक का प्रिंट करेंगे अगले चेक का नंबरिंग आप चाहते हैं कि वो नेक्स्ट नंबर ऑटोमेटिक आ जाए तो ये ऑप्शन को आप इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि अलाउ सिलेक्शन ऑफ चेक रेंज। यहाँ पे क्या होता है कि सपोज आपके पास 3 चेक बुक पड़ी है तो आप उसमें रेंज सेट कर सकते हो कि मुझे ये वेंडर्स को पेमेंट देना है तो मैं ये वाली चेक बुक की रेंज को यूज करूंगा। अगर मुझे इन वेंडर्स को पेमेंट देना है तो मैंने ये चेक बुक अलग से यूज की है, या फिर आपने नंबर ऑफ यूजर्स बना के रखे हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है कि अलाउ सिलेक्शन ऑफ चेक रेंज। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने कोई यूजर्स क्रिएट करके रखे हैं टैली में कि पर्टिकुलर ये अगर यूजर कोई भी पेमेंट करता है तो इसको एक हमने अलग चेक बुक की सीरीज दी है, जो सेकंड यूजर है उसको हमने अलग चेक बुक की सीरीज दी है, तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ सीरीज अपने हिसाब से बना सकते हैं, उसके हिसाब से आप अपने चेक इशू कर सकते हैं।
तो ये तो थी कि कॉन्ट्रा की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग की हमें अगर सिंगल मोड से डबल मोड में जाना हो या फिर आप इसमें कुछ ब्रीफ करना चाहते हैं कि मेरी ऑटोमेटिक चेक प्रिंटिंग की डिटेल आ जाए, चेक बुक की सीरीज आ जाए, चेक मैं कौन सा इश्यू कर रहा हूँ या फिर मेरा लेजर का जो क्लोजिंग या फाइनल बैलेंस है वो मुझे स्क्रीन पे दिखा दे। तो ये सब ऑप्शन को आप अपने हिसाब से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। इस ऑप्शन को लाने का बहुत ईजी तरीका है, अपने F12 आपको प्रेस कर देना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपको ये ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे या फिर आप राइट हैंड साइड में उस ऑप्शन पे आप देख सकते हैं कि उसका शॉर्टकट क्या है, उस पे भी आप टिक करेंगे तो भी वो ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने उसको सिंगल एंट्री मोड की जगह हमने डबल एंट्री मोड कर दी है। अभी मैंने 1 लाख रुपीज कैश मैंने बैंक में डिपॉजिट की है, तो सबसे पहले मुझे ये सोचना है कि मेरी एंट्री क्या होगी। मैंने बैंक में कैश डिपॉजिट किया है, तो जैसा कि बैंक में पैसा आ रहा है, तो वहां पे आपको क्या करना है कि जो भी आपका बैंक अकाउंट है वो आपका यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और जो कैश इन हैंड है जो बैंक में डिपॉजिट हो रही है वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगी। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि कैसे मैं उसकी एंट्री पास करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आ रहा है क्रेडिट, तो क्रेडिट मुझे करना है कैश को। यहाँ पे मैंने क्रेडिट किया 1 लाख रुपीज से। ये ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि अगर आप नेगेटिव कैश जैसे ही आती है वो वार्निंग का ऑप्शन आप इनेबल कर देते हैं तो आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपकी कैश इन हैंड या फिर जो कैश है वो नेगेटिव जा रही है। तो या तो आपने कोई रिसिप्ट की एंट्री छोड़ दी है या फिर आपने कोई कैश बैंक से विड्रॉल किया है वो एंट्री आपने पास नहीं की है। तो यहाँ पे ये एक रिमार्क आता है, अगर आपको लगता है कि ठीक है मैं बाद में वो चीज़ कर दूंगा तो आप इसको ओके कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको क्रेडिट यूज करना है या डेबिट यूज करना है, अगर आप चाहते हैं कि मैंने केवल कैश बैंक में जमा किया है तो क्रेडिट तो मैंने कर दिया है कैश इन हैंड को, अब मुझे डेबिट करना है तो आपको यहाँ पे डेबिट प्रेस कर देना है या फिर आप यहाँ पे डेबिट की जगह डी लिखेंगे तो भी यहाँ पे डेबिट आ जाएगा। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट नहीं दिख रहा है मेरा, तो मुझे यहाँ पे बैंक अकाउंट क्रिएट करना है। क्या यहाँ पे मुझे बैंक अकाउंट क्रिएट करने के लिए वापस मुझे गेटवे ऑफ टैली पे जाना होगा? ये एंट्री जो मैंने बनाई है क्या मुझे इससे वापस से बाहर आ जाना होगा? तो आपको यहाँ से बाहर आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक मैं आपको ऐसा शॉर्टकट बताऊंगा जो आप कहीं पे भी एंट्री में, अगर आपके पास कोई आइटम नहीं है या फिर कोई वेंडर्स का नाम नहीं है या फिर कोई लेजर यहाँ पे क्रिएट नहीं है, तो आप एट द टाइम ऑफ एंट्री उस लेजर्स को आप इमीडिएट यहीं पे ही बना सकते हैं। तो उसका शॉर्टकट है ऑल्ट सी। जैसे ही आप ऑल्ट सी करेंगे कि लेजर की जो क्रिएशन की विंडो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आप बैंक का लेजर आप क्रिएट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसका ग्रुपिंग आपको बैंक के हेड के हिसाब से करना होगा। सपोज आपका वो बैंक अकाउंट है तो आप इसको बैंक अकाउंट के अंडर कर सकते हैं, ओसीसी अकाउंट है या फिर ओडी अकाउंट है, ओवरड्राफ्ट अगर अकाउंट है तो आपको इसको उसके हिसाब से आपको ओवरड्राफ्ट अकाउंट में उसकी ग्रुपिंग कर देनी है। सीसी अकाउंट है तो आपको सीसी अकाउंट की ग्रुपिंग कर देनी है। तो हम यहाँ पे बेसिकली अभी बैंक अकाउंट की ग्रुपिंग में जाते हैं। यहाँ पे आप अपनी बैंक की डिटेल ऑलरेडी यहीं पे आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी बैंक की डिटेल यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। आप डायरेक्टली इसमें अगर आप सेव कर देते हैं तो आप कहीं पे भी बैंक की डिटेल प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इमीडिएटली बैंक की अकाउंट सारी अपनी वाउचर पे प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे सपोज सबसे पहले आता है कि अकाउंट होल्डर्स नेम, जो हमारी कंपनी का नाम है, जो हमारा करंट अकाउंट है, वो डिटेल आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे सेविंग बैंक अकाउंट की डिटेल भी ऐड करनी है तो यहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन का नाम यहाँ पे आपको देना होगा। तो अभी हम एक कंपनी का अकाउंटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने एक कंपनी का नाम लिखा, उसका जो अकाउंट नंबर है वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। यहाँ पे मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया, यहाँ पे उसका आईएफएससी कोड, यहाँ पे मैंने आईएफएससी कोड डाल दिया है। यहाँ पे आप बैंक का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका बैंक है। यहाँ पे मैंने आईसीआईसीआई बैंक सेलेक्ट कर लिया है। ब्रांच आप यहाँ पे डाल सकते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे ब्रांच डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे जब आप लेजर भी क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स आती है जिनको हम अपने हिसाब से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो हमारे काम को बहुत ज़्यादा इजी बना देता है। हमको कौन से
काम के लिए कौन सा फंक्शन यूज करना है, किस फंक्शन को हमें किस टाइम इनेबल करना है, किस टाइम हमें डिसेबल करना है, वो हमें पूरा एकदम ध्यान होना चाहिए, तब हम अपने काम को एकदम शॉर्टकट बना सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको आप अपने डे टू डे रूटीन के हिसाब से आप इनको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो सपोज यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि सेट चेक बुक्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप कोई भी बैंक आप सेलेक्ट करते हैं तो उसका पर्टिकुलर एक चेक का बुक होता है कि आपने जैसे ही चेक का प्रिंट किया तो यहाँ पे आप उसकी चेक बुक के प्रिंटिंग को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने बैंक का एक लेजर क्रिएट किया, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि सेट चेक बुक्स। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि अपनी जो चेक बुक्स है, सपोज आपके पास हमने एग्जांपल लिया था कि 3 चेक बुक है, तो आप यहाँ पे चेक बुक्स को ऑप्शन को यस करके यहाँ पे चेक बुक्स की जो सीरीज है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन आता है कि सेट चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे क्या होता है कि हर बैंक का चेक का एक अलग फॉर्मेट होता है, तो हम उसको पहले से ही टैली के अंदर सेट कर सकते हैं कि जैसे ही मैं चेक का प्रिंट दूं तो वो एकदम सही फॉर्मेट में अपने चेक के ऊपर प्रिंट होके आए। तो आप यहाँ पे प्रिंटिंग की कॉन्फ़िगरेशन को यस करके अपने चेक का फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे बहुत सारे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसके हिसाब से आप अपनी चेक बुक को देख के वो प्रेफरेंस आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि इनेबल ऑटो रिकंसिलेशन। एक बैंक रिकंसिलेशन का पार्ट आता है जिस ऑप्शन को आप यस या नो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो बहुत सारे ट्रांजेक्शन है वो चेक बेस्ड है, तो जैसे ही वो चेक आता है आप उसको डिपॉजिट करते हैं, हो सकता है कि आपको सेकंड डे या फिर उसके अगले दिन वो बैंक में क्रेडिट होता है, तो उसके लिए रिकंसिलेशन ऑप्शन को हम यूज करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन है वो डायरेक्टली यूपीआई या जीपे या उनके थ्रू ही होती है, तो आप इस ऑप्शन को नो भी कर सकते हैं। बैंक रिकंसिलेशन हम आगे पूरा डिटेल में समझेंगे। अभी यहाँ पे केवल वो ऑप्शन दिया है कि आप उसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि सेट ऑटो अल्टर बीआरएस कॉन्फ़िगरेशन। आप बीआरएस कॉन्फ़िगरेशन को ऑटोमेटिक मोड पे भी सेट कर सकते हैं। सपोज आपका बैंकिंग का जो ट्रांजैक्शन है वो चेक बेस्ड भी है और यूपीआई बेस्ड भी है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन है ऑटोमेटिक सेट हो जाए, जहाँ पे चेक होगा वहाँ पे मैं उसका डेट डाल के उसको चेंज कर सकता हूँ, बट मोस्टली जो एंट्री है उसमें ऑटोमेटिक डेट ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। तो ये ऑप्शन को हम बाद में जब हम रिकंसिलेशन के पार्ट पे जाएंगे तब हम समझेंगे। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस थे जिन ऑप्शंस को आपको इनेबल या डिसेबल करके उसके बाद अपनी जरूरत के हिसाब से उसको फिल कर देना है, और इस वाउचर को आप यहीं पे सेव कर देंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो लेजर क्रिएट हो जाएगा। अब आपने बैंक में कैश डिपॉजिट किया है तो यहाँ पे आपको डेबिट भी सेम अमाउंट से करना होगा। जैसे ही आप सेम अमाउंट से डेबिट करेंगे यहाँ पे एक पॉपअप आएगा। यहाँ पे हमने एक F12 दबा के एक ऑप्शन को यस किया था जिसमें आप पूरा डिटेल डाल सकते हैं कि आपने 2000 के कितने नोट डिपॉजिट किए, 1000 के कितने नोट, 500 के कितने नोट। तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर वो चीज डाल सकते हैं। जैसे सपोज मैंने 2000 के 10, तो यहाँ पे अमाउंट आ गया 20,000। 1000 अभी चलन में नहीं है तो ये मैंने नहीं जमा किया। उसके बाद 50 के मैंने 20 नोट्स डाले। उसके बाद हो सकता है कि 200 के मैंने 200 नोट्स डिपॉजिट किए। उसके बाद आता है कि आपने 100 के नोट्स अगर कुछ जमा किए, तो सपोज मैंने 100 के नोट्स भी जमा कर दिए। अब बचा पीछे 10,000, तो वो मैंने यहाँ पे 10,000 भी जमा कर दिया है। अब आप जैसे ही यहाँ पे आपकी डिनोमिनेशन पूरी हो जाएगी, ये ऑटोमेटिक ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। जब तक आप यहाँ पे पूरी डिटेल नहीं डालेंगे तब तक ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं रहेगा। या तो आप इसको पूरा डिटेल आप छोड़ सकते हैं कि यार मुझे तो पता ही नहीं है, बैंक में बस कैश जमा हो गया, तो इस ऑप्शन को आप डायरेक्टली ओके कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास डिटेल है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे ही आप फिल करेंगे वो डिटेल आपकी सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे आता है कि बैंक नेम, अपने कौन से बैंक में जमा किया है। सपोज आपके पास कोई चेक आया होता तो आप यहाँ पे चेक की डिटेल और बैंक का नाम डाल सकते थे, जो आपके पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर में मेजरली यूज होने वाला है। यहाँ पे आप चाहे तो बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब एक वाउचर क्रिएट हम करते हैं तब एक ऑप्शन आता है कि आपको नरेशन चाहिए। तो हाँ, यहाँ पे मुझे नरेशन चाहिए तो मैं यहाँ पे नरेशन के ऑप्शन को यस किया है और यहाँ पे मैं उसकी नरेशन लिख सकता हूँ। वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को डिफाइन करती है कि उस ट्रांजेक्शन में क्या
हमने एंट्री पास की है, कुछ रिमार्क है या कुछ हमको जो याद रखने के लिए रखना है, तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, केवल कैश डिपॉजिटेड बाय राम मैंने लिख दिया है कि कैश डिपॉजिटेड बाय राम, कि ये कैश राम ने डिपॉजिट की है, कि इन फ्यूचर मुझे कभी देखना हो तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। इस एंट्री को मैं सेव कर दूंगा। जैसे ही आप सेव करेंगे इसका नंबर ऑटोमेटिक चेंज हो गया है। नंबर यहाँ पे पहले फर्स्ट था, अब सेकंड हो गया है। ये आपकी ऑटो नंबरिंग की हुई है, इसके लिए यहाँ पे नंबरिंग चेंज हो गया। आप इसको मैनुअल भी कर सकते हैं, अपने बुक के हिसाब से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वाउचर क्लास आता है पेमेंट, जिसका शॉर्टकट भी उसके आगे लिखा हुआ है, F5 आप दबा के पेमेंट वाउचर में जा सकते हैं। यहाँ पे आप उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं जहां से आपका बिजनेस से कैश बाहर की ओर जा रहा है, चाहे वो सप्लायर्स हो, चाहे वो आपके स्टाफ्स हो, चाहे आपने कुछ एक्सपेंस किया है जिसके थ्रू आपका पैसा कंपनी से बाहर जा रहा है, चाहे वो कैश मोड हो, चाहे वो बैंकिंग के थ्रू आपका पैसा फर्म से बाहर जा रहा है, तो उसका रिकॉर्ड आपको यहाँ पे करना होगा। यहाँ पे पर्टिकुलर आपको जो हमने काउंटर में एंट्री की उसके अलावा जितना भी पैसा आपका बाहर जा रहा है वो सब रिकॉर्ड्स यहाँ पे आएगा, जिसमें आपने अगर वेंडर्स को पेमेंट दिया है, जिसमें आपने किसी एक्सपेंस का आपने डायरेक्टली पे किया है, या फिर कोई स्टाफ का आपने सैलरी पे किया है, ये बहुत सारी चीजें जो आपने पेमेंट डायरेक्टली बैंक से या फिर कैश से किए उसका रिकॉर्ड आपको यहाँ पे देना होगा। सपोज हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो एक लेजर हमको दिख रहा है एबीसी लिमिटेड, अब हम इसको सपोज हमने इनको 10,000 रुपीज का पेमेंट किया है, तो मैं उसकी एंट्री कैसे पास करूंगा? सबसे पहले मैं उस वेंडर को सेलेक्ट कर लूंगा। अगर उसको मैंने 10,000 दिया है तो मैंने यहाँ पे उसका अमाउंट लिख दिया है। अब जैसे ही मैंने वेंडर का नाम लिखा, हमने वहां पे एक एडजस्टमेंट किया था कि मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल्स, उसको मैंने ऑप्शन को यस किया था। उसका मतलब होता है कि अगर आप कोई सप्लायर को पैसा दे रहे हैं या फिर आप कोई डेटर से पैसा रिसीव कर रहे हैं, तो उसका एक बिल वाइज डिटेल आप मेंटेन कर सकते हैं कि सपोज उसने जो पैसा दिया वो कौन से बिल के सामने दिया, उसका रिकॉर्ड आप यहाँ पे कर सकते हैं। अभी हम समझते हैं कि सपोज ये मेरा डेटर्स भी है बट मैंने इसको 10,000 रुपीज पे किया है, तो मैंने यहाँ पे वो लेजर सेलेक्ट किया, उसको मैंने 10,000 रुपीज दिया है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि उसको मैंने ऑन अकाउंट दिया है, क्योंकि ये मेरा कोई बिजनेस का ट्रांजेक्शन नहीं है, कोई मैं उसको सप्लाई का पैसा नहीं दे रहा हूँ, तो मैंने इसको अभी ऑन अकाउंट कर दिया है। अब सपोज मैंने उसको दो मोड से मैंने उसको पेमेंट किया होगा, चाहे मैंने कैश मोड में किया होगा या फिर बैंक मोड से मैंने उसको पेमेंट दिया होगा। यहाँ पे आप कोई भी मोड इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैंने 10,000 रुपीज पे किया है, यहाँ पे देखिए आपने जैसे ही कैश में पेमेंट दिया, यहाँ पे आपका कैश नेगेटिव जा रहा था तो ये रेड कलर में हाईलाइट हो गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इतनी कैश फॉर्म में अवेलेबल है या नहीं है, उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक एंट्री पास की, एबीसी लिमिटेड को मैंने 10,000 रुपये दिए, तो मैंने एबीसी लिमिटेड को डेबिट किया और कैश जो मेरी बिजनेस से जा रही है उसको मैंने क्रेडिट कर दिया है। तो अब यहाँ पे एक वार्निंग आ रही है, जो वार्निंग हमने F12 ऑप्शन में सेट की थी कि जैसे ही मेरा कोई भी लेजर या कैश नेगेटिव जाए तो मुझे वहां पे वार्न कर दे ताकि मैं उसको सुधार सकूं। तो अगर आपको लगता है सही है तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे आप नरेशन उसका मेंशन कर सकते हैं कि मैंने एबीसी लिमिटेड को पैसा दिया है तो वो किस पर्पज के लिए दिया है, तो आप यहाँ पे जरूरत के हिसाब से उसका नरेशन मेंशन कर सकते हैं। हो सकता है कि एबीसी लिमिटेड जो मेरा ग्रुपिंग डेटर्स में है, मतलब मैं इनको सेल करूंगा, हो सकता है कि मैं कुछ आइटम इनसे खरीद भी सकता हूँ, तो मैं इसकी ग्रुपिंग बार बार तो नहीं चेंज कर सकता हूँ। तो ये मैं यहाँ पे एक रिमार्क में लिख सकता हूँ कि मैंने इसको पेमेंट इस चीज के लिए एडवांस किया है या फिर ऑन अकाउंट दिया है। इस एंट्री को आप सेव कर सकते हैं, डायरेक्टली ये आपकी एंट्री सेव हो गई है। उसके बाद आता है कि पेमेंट के बाद रिसिप्ट वाउचर, इसका शॉर्टकट है F6। रिसिप्ट वाउचर में क्या होगा कि आप अगर बिजनेस में कहीं से भी पैसा इन हो रहा है, मतलब आ रहा है, उसकी एंट्री आपको रिसिप्ट में करनी होगी। चाहे वो आप वेंडर से पैसा ले रहे हो, चाहे आप मार्केट से कहीं से लोन ले रहे हो, या फिर आप कहीं थर्ड पार्टी से कोई पैसा एडवांस में ले रहे हो, तो उसकी सभी की एंट्री चाहे वो कैश मोड में हो या फिर बैंकिंग मोड में हो, आपको उसकी एंट्री यहाँ पे पास करनी होगी। अब हम समझते हैं कि जैसे मैंने एबीसी लिमिटेड को 10,000 रुपीज दिया, वैसा ही ए करके कोई वेंडर है,
या फिर ए करके कोई नाम है पर्टिकुलर जिससे मैंने फर्म में 1 लाख रुपए लिए हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मैं उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा। तो उसका मैं रिकॉर्ड कैसे करूंगा, मेरे पास पैसा आ रहा है तो मैं उसकी एंट्री क्या करूंगा कि बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी, जिससे मुझे पैसा आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्रेडिट का ऑप्शन आ रहा है, तो मैंने क्रेडिट किया ए को, इससे मैंने 1 लाख रुपए लिए हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है वही कि आपने इसको, आप इनसे जो पैसा ले रहे हैं वो कोई बिल के सामने ले रहे हैं या कोई ऑन अकाउंट ले रहे हैं या फिर आप एडवांस किसी बिल के सामने आप ले रहे हैं, तो उस डिटेल को आपको यहाँ पे फिल करना होगा। अब मैंने यहाँ पे ऑन अकाउंट किया, सपोज अभी हम सीख रहे हैं, अभी तक मैंने कोई बिल रेज नहीं किया, अभी तक मैंने कोई बिल बनाया नहीं है या कोई मैंने माल खरीदा नहीं है, इसके लिए मैं अभी इसको फिलहाल ऑन अकाउंट में बुक कर रहा हूँ। यहाँ पे आप जैसे ही डेबिट में आईसीआईसीआई बैंक करेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक का बैलेंस यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि पहले हमने कैश डिपॉजिट की थी, फिर ए करके जो व्यक्ति है उससे हमें 1 लाख रुपए और आए हैं। तो यहाँ पे टोटल बैंक का बैलेंस भी आपको दिखाएगा और जो पार्टी है उसका बैलेंस भी आपको स्क्रीन पे दिखाएगा। अब यहाँ पे डिटेल आता है कि जो पार्टी ने आपको पैसा दिया वो कौन से मोड में दिया। यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप आपको डिफाइन करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे स्पेस की प्रेस करेंगे आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप की लिस्ट आ जाएगी कि आपने कैश मोड में लिया है या कोई पार्टी ने आपको चेक या डीडी बना के दिया है या उसने डायरेक्टली ई फंड ट्रांसफर किया है, एनईएफटी या आरटीजीएस किया है, या फिर हो सकता है उसके अलावा कोई दूसरा मोड हो। तो आपको यहाँ पे वो चीज़ सेलेक्ट कर लेनी है कि सपोज वो उसने आपको ई फंड ट्रांसफर किया तो आप यहाँ पे नेट बैंकिंग या एनईएफटी या आरटीजीएस किया तो आप ई फंड ट्रांसफर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर उसने आपको चेक दिया है तो आप उसका चेक का डिटेल आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सपोज उसने जो चेक दिया उसका इंस्ट्रूमेंट नंबर और वो कौन सी बैंक का चेक था। अब हमारा बैंक अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है तो हो सकता है कि सामने वाला का भी बैंक अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में हो, तो आप वो बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। उसका जो बैंक अकाउंट है वो यूनियन बैंक में है, तो मैंने यहाँ पे यूनियन बैंक सेलेक्ट कर लिया क्योंकि जो बैंक का चेक होगा वही डिटेल मुझे वहां पे फिल करनी होगी। अब आप यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं कि पार्टी ने आपको 1 लाख रुपए दिए हैं, वो किसके लिए दिए हैं, कोई मटेरियल के लिए दिए हैं या किसी चीज का एडवांस दिया है या फिर एज ए लोन दिया है। तो आप उसका नरेशन रिमार्क के लिए लिख सकते हैं और उस एंट्री को आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। जैसे ही आप सेव करेंगे आपकी एंट्री सेव हो जाएगी और अगला नंबर वाउचर का ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद आता है कि जर्नल। यहाँ पे आप इसको शॉर्टकट होता है F7। जर्नल में आप वो सब ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करेंगे जिनका आप पेमेंट में भी एंट्री नहीं किया है, जिनका आपने रिसिप्ट में एंट्री नहीं की है, जिनका आपने सेल्स में या परचेज वाउचर में भी एंट्री नहीं की है, वो सारे रिकॉर्ड्स आपके जर्नल वाउचर में एंट्री होंगे। जिनमें बेसिकली आप अगर कोई सपोज कंपनी के बिहाफ पे कुछ एक्सपेंस करते हैं उनका आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपने सप्लायर की ओर से क्रेडिट डिस्काउंट्स, स्कीम डिस्काउंट्स अगर कुछ मिली है तो उनको आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। अगर आपने कुछ प्रोविजनल एंट्री पास करनी है तो उनको आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो आपके बाकी वाउचर्स में एंट्री नहीं होती है उन सब की एंट्री आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो। सपोज मैंने कोई एक्सपेंस बुक किया है जो जिसका मैंने पेमेंट अभी तक किया नहीं है, उसको मैं केवल यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पे शॉर्टकट बताया था, Alt+C से आप यहाँ पे कोई भी लेजर क्रिएट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक लेजर क्रिएट किया है जिसका मैंने ग्रुपिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस में दिया है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बेसिक इसके लिए समझाया था कि आप कोई भी अगर लेजर बनाते हैं तो उसमें आप ग्रुपिंग में किसी भी प्रकार की गलती नहीं करें। उनकी ग्रुपिंग भी मैंने बताई थी कि डायरेक्ट एक्सपेंस कब होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कब होता है, या फिर आप उनकी ग्रुपिंग में डेटर्स कब बनाएंगे, क्रेडिटर आप कब सेलेक्ट करेंगे। तो बहुत सारी चीजें जो होती है जो लेजर का बेस होती है, अगर आप इनकी ग्रुपिंग गलत तरीके से कर देंगे तो इनका प्रेजेंटेशन जो पी&एल में या बैलेंस शीट में है वो भी एकदम गलत तरीके से होगा। तो अगर आपने वो पिछली वीडियो भी नहीं देखी है या आप उनके कॉन्सेप्ट को नहीं समझे तो आप उन वीडियो को वापस जाके प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि इन्वेंट्री वैल्यूज को अफेक्ट करना है। अगर आप कोई एक्सपेंस करते हैं तो मैं चाहूंगा कि इसमें इन्वेंट्री वैल्यू कहीं पे भी इफेक्टेड नहीं है। बट अगर आप पर्टिकुलर कोई ऐसी चीज खरीदते हैं या ऐसा कोई एक्सपेंस आपने किया है जिसमें इन्वेंट्री वैल्यू आपकी इफेक्टेड होगी, मतलब आपकी प्राइस कम या ज्यादा या फिर मेरा क्लोजिंग स्टॉक में उसका इफेक्ट
पड़ेगा तो इस ऑप्शन को आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज इस ऑप्शन को आप नो रखें। उसके बाद यहाँ पे आता है कि टाइप ऑफ लेजर, ये मेरा डिस्काउंट का लेजर है या मुझे केवल इनवॉइस राउंडिंग ऑफ करना है, तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। बट ये मैं पर्टिकुलर एक एक्सपेंस यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल दे दूंगा। उसके बाद आप इनकी जीएसटी की सेटिंग को भी आप चेंज कर सकते हैं कि ये कोई आइटम है जिसमें मुझे जीएसटी कितना परसेंट लग रहा है, तो वो डिटेल आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, उसको एप्लीकेबल करके उस पर क्या रेट्स है, 28%, 18%, 5%, उसको आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद मैं जो एक्सपेंस कर रहा हूँ वो मेरा गुड्स से बिलोंग करता है या फिर वो मेरी सर्विसेज सेक्टर से बिलोंग करती है। सपोज मैंने कोई प्रोफेशनल फीस का पेमेंट किया है तो मैं वहाँ पे सर्विसेज सेलेक्ट करूंगा। अगर मैंने कोई ऑफिस एक्सपेंस किया जिसमें पर्टिकुलर मैं मटेरियल खरीद रहा हूँ तो मैं उसको गुड्स यूज कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं वो एज ए सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी थी या कुछ अदर सर्विस सेक्टर की थी, तो मैं यहाँ पे सर्विस भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, जो आपकी टाइप ऑफ सप्लाई पे डिपेंड करता है कि वो गुड्स टाइप की है या फिर सर्विसेज टाइप की है। उसके हिसाब से आप अपने लेजर को सेट करके क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज मैंने ऑफिस एक्सपेंस किया 10,000 रुपीज का, उसके बाद किससे मैंने ऑफिस एक्सपेंस किया, क्योंकि यहाँ पे वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे जिनका आपने पेमेंट अभी किया नहीं है, या फिर आप केवल यहाँ पे वो ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे जिनका आप पर्टिकुलर बिल बुक कर रहे हैं या फिर कोई प्रोविजन रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मैंने ऑफिस एक्सपेंस किया जिसका मेरे पास बिल आया था ए पार्टी का, तो मैंने यहाँ पे ए के लेजर को यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है। अब मैंने उसकी एंट्री डाल दी है, 10,000 का ऑफिस एक्सपेंस मैंने ए से किया है। जैसे ही यहाँ पे एंटर दिया, यहाँ पे वो पूछेगा कि आपका जो बिल है वो उसका बिल का डिटेल आपको यहाँ पे पुट करना होगा। हम यहाँ पे एक्सपेंस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि हम नया बिल बुक करने जा रहे हैं या फिर नया एक्सपेंस हम यहाँ पे जमा करने जा रहे हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे न्यू रेफरेंस करूंगा, यहाँ पे आप पार्टी का इनवॉइस नंबर मेंशन कर सकते हैं जो पर्टिकुलर बिल के ऊपर फॉर्म में दिया रहता है। मैंने यहाँ पे इनवॉइस नंबर उसका डिटेल डाल दिया है। यहाँ पे ऑप्शन आता है कि ड्यू डेट और क्रेडिट डेज। अब बहुत सारे वेंडर्स क्या होते हैं 30 डेज की क्रेडिट लायबिलिटीज देते हैं या फिर 60 डेज का क्रेडिट पीरियड आपको देते हैं कि उस पीरियड में आपको पेमेंट कर देना है। तो मैं यहाँ पे वो चीज मेंशन कर सकता हूँ जिससे मुझे रिमाइंडिंग रहे कि ये 30 दिन में मुझे इसका पेमेंट क्लियर करना है। सपोज मैंने यहाँ पे 30 डेज लिखा है तो उसकी ड्यू डेट ऑटोमेटिक आ गई है कि 1 मई को ये बिल ड्यू हो जाएगा, उससे पहले आपको इसको क्लियर कर देना है। अभी फिलहाल हम इस ऑप्शन को यहाँ नहीं समझेंगे। इस ऑप्शन को जब हम वाउचर क्लास में जाके जब हम ड्यू डेट्स और क्रेडिट पीरियड्स के बारे में डिटेल में समझेंगे, उस समय हम इस ऑप्शन को समझेंगे। अभी हम यहाँ से इसको रिमूव कर रहे हैं। ये आप जैसे ही यहाँ पे एंट्री सेव करेंगे, यहाँ पे आप नरेशन भी कुछ लिखना चाहते हैं, सपोज आपने जो ऑफिस एक्सपेंस किया वो किस रिगार्डिंग किया उसका डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको एक्सेप्ट करके उस एंट्री को सेव कर देंगे। ये आपकी एंट्री सेव हो गई है। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं सेल्स, जिसका शॉर्टकट है F8। सेल्स वाउचर में आपने जो भी अपने बिजनेस से रिलेटेड जो सेल्स किया है, चाहे वो गुड्स हो या फिर सर्विसेज हो, आप उसका एंट्री आप यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डेट डाला है, यहाँ पे आपका इनवॉइस नंबर है वो बाय डिफॉल्ट आ गया है। इसकी सेटिंग हम कैसे चेंज कर सकते हैं उसको हम समझेंगे आगे। अभी फिलहाल यहाँ पे इनवॉइस नंबर 1 दिखा रहा है, यहाँ पे डेट आपको दिखा रहा है और आपको यहाँ पे डायरेक्टली सेल्स की एंट्री कर देनी है। अभी जैसा कि हमने सारी एंट्रीज जो की है वो डबल एंट्री मोड में किया, डेबिट और क्रेडिट, उस हिसाब से हम इसको भी वैसा ही अभी यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले आपको उसके लिए क्या करना है, एज वाउचर, कि आपने डायरेक्टली इसके वाउचर के पैटर्न को चेंज कर दिया है। अब हम आते हैं कि सबसे पहले हमने किसी को माल बेचा है। सपोज आपने जो कस्टमर है आपने उनको माल बेचा। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी एंट्री क्या होगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मतलब आपने जिसको माल बेचा उसका नाम डेबिट हो जाएगा और सामने सेल्स का लेजर क्रेडिट हो जाएगा। तो सपोज हमने अभी यहाँ पे ए पार्टी को माल बेचा है, मैंने यहाँ पे ए लिखा, उसका डिटेल आ गया है। यहाँ पे आप उसकी डिटेल पूरी फिल कर सकते हो। यहाँ पे आपने उसकी डिटेल फिल कर दी है। यहाँ पे आपने 10,000 रुपीज का माल ए जो पर्सन है उसको आपने सेल किया।
यहाँ पे आता है न्यू रेफरेंस कि आपने उसको कौन से बिल के सामने माल बेचा है। आपकी जो सीरीज चल रही है बिल की, वो सीरीज आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। यहाँ पे हमने 1 नंबर जो बिल का सीरीज है वो यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे आपका आ गया। यहाँ पे आता है क्रेडिट। अब आता है कि सेल्स, कि आपने इसको सेल्स किया। अब यहाँ पे सेल्स का लेजर आपको नहीं दिखेगा क्योंकि आपने अभी तक उसको क्रिएट नहीं किया है। तो यहाँ पे हमने बताया था कि उसका शॉर्टकट है ऑल्ट सी करके। आप कोई भी लेजर को इमीडिएट वाउचर क्लास पे ही आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा सेल्स, उसका ग्रुपिंग होगा सेल्स, कि मतलब हम सेल्स कर रहे हैं, उसका ग्रुपिंग सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे आता है कि इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, टाइप ऑफ लेजर। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड मतलब अगर आप कोई गुड्स आप सेल कर रहे हैं, सपोज वो गुड्स है, तो आप उसकी इन्वेंट्री वैल्यू मतलब आपने जैसे ही बेचा उसकी इन्वेंट्री, आपकी जो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन है वो कम हो जाएगा। अगर वो सर्विस है, आपको लगता है कि उससे कोई इन्वेंट्री में इफेक्ट नहीं आना चाहिए, तो आप इस ऑप्शन को नो भी कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे ये ऑप्शन को यस करेंगे जिससे हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन है वो एकदम एक्यूरेट आएगी। हम इस ऑप्शन को यस कर देते हैं। अब ये कह रहा है कि टाइप ऑफ लेजर, कि आप जो इनवॉइस का लेजर कर रहे हैं वो डिस्काउंट है या इनवॉइस सराउंडिंग है। अभी फिलहाल हम सेल्स का बना रहे हैं तो इसमें नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। वो सब केसेस किन के लिए है, जब हम कोई डिस्काउंट का लेजर बनाते हैं या राउंडिंग ऑफ का कोई लेजर बनाते हैं पर्टिकुलर, तो उसमें ये सब चीजें हम दिखा सकते हैं। अभी हम केवल एक सेल्स का नॉर्मल लेजर बना रहे हैं जिसमें आपको ये ऑप्शन नॉट एप्लीकेबल कर देना है। अब आता है जीएसटी एप्लीकेबल। अभी हम इस ऑप्शन को नो रखते हैं क्योंकि अभी तक हमने जीएसटी के पार्ट को इनेबल नहीं किया है। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, आपको यहाँ पे इसको सेव कर देना है। अब यहाँ पे आता है कि आप इसकी अगर आइटम वाइज एंट्री करते हैं, सपोज आपने जो भी सेल करना चाहते हैं उसकी आपने एक आइटम की लिस्ट बनाई है कि पर्टिकुलर ये आइटम हम यहाँ पे खरीदते हैं और ये आइटम हम यहाँ पे सेल करते हैं। तो यहाँ पे आपको इन्वेंट्री की डिटेल देनी होगी कि कौन सी आइटम, कितनी क्वांटिटी और उसकी क्या रेट थी, तब जाके आपका प्रॉपर इन्वेंट्री वाइज बिल आपका बन जाएगा। अभी हम फिलहाल इस ऑप्शन को नहीं रखते हैं। अभी हम पर्टिकुलर एक बेसिक समझते हैं कि सेल्स की एंट्री अगर मुझे पास करनी है तो वो कैसे पास होगी। तो यहाँ पे ए पार्टी है जिसको मैंने 10,000 का माल बेचा है, और सेल्स जिसको मैंने माल सेल किया, और सेल्स अकाउंट यानी मैं सेल कर रहा हूं, तो ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपने पर्टिकुलर क्या माल बेचा है। यहाँ पे दो तरह की आप एंट्री कर सकते हैं कि आप एक इन्वेंट्री बेस, क्या अगर आप इन्वेंट्री का स्टॉक रखते हैं और पर्टिकुलर आप वो मेंटेन करते हैं तो आप उस हिसाब से भी एंट्री कर सकते हैं। अगर आप इन्वेंट्री का कोई हिसाब किताब नहीं रखते हैं, डायरेक्टली माल कितना आया कितना बेचा, तो आप डायरेक्टली भी आप एंट्री कर सकते हैं। तो ये था कि पर्टिकुलर एक सेल्स वाउचर में आप सेल्स का ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उसका एक बेसिक एग्जांपल था। इसको हम एंट्री को सेव कर देंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि ए को हमने सेल किया, तो ए से हमको 10,000 रुपीज लेने हैं। अब उसके बाद अगला ऑप्शन आता है F9 परचेज, कि मतलब अगर हम बिजनेस में कोई भी माल बेचेंगे या कोई भी सर्विस हम सेल कर रहे हैं तो उसके बिहाफ पे हम कुछ ना कुछ, या तो फिर हम गुड्स कहीं से खरीदेंगे या फिर हम सर्विसेज बाद से कहीं से लेंगे, तो उसकी एंट्री आपको रिकॉर्ड करनी होगी F9 परचेज वाउचर में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले उसको एज ए वाउचर मोड में करते हैं जहाँ पे हम डेबिट क्रेडिट समझ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि सपोज आपने कोई भी सप्लायर से आप माल खरीदते हैं, तो सप्लायर आपको एक टैक्स इनवॉइस या फिर एक कोई इनवॉइस आपको प्रोवाइड करता है। तो वो इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सपोज वो इनवॉइस नंबर है 01, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 01। वो कौन सी डेट है, हमने सपोज 1 अप्रैल को ही बिल खरीदा है, तो यहाँ पे 1 अप्रैल उसकी डेट लिख दी है। अब यहाँ पे आता है कि आपने माल खरीदा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी जिससे आपने माल खरीदा है। सपोज हमने एबीसी लिमिटेड से 7,500 का माल खरीदा है, तो आपको यहाँ पे एंट्री करनी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नाम। तो यहाँ पे जबकि सबसे पहले क्रेडिट आ रहा है, तो आपको क्रेडिट किसको करना है, एबीसी लिमिटेड को। यहाँ पे उसकी एबीसी लिमिटेड की डिटेल आ गई है। यहाँ पे आपने 7,500 रुपए का माल खरीदा है। अब यहाँ पे भी आपको न्यू रेफरेंस ही देना पड़ेगा क्योंकि आप माल खरीद रहे हैं, आपको नया बिल बुक करना है, तो यहाँ पे न्यू रेफरेंस आएगा।
जो बिल नंबर आपने ऊपर दिया वो ऑप्शन ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा और आपको यहाँ पे अमाउंट से उसको पुट कर देना है। अब आता है कि डेबिट आपको किसको करना है? डेबिट आपको करना है परचेज अकाउंट को। आपका वो लेजर नहीं बना हुआ होगा तो आपको यहाँ पे शॉर्टकट की को यूज करना है ऑल्ट सी। यहाँ पे आपको परचेज अकाउंट बना देना है। उसकी ग्रुपिंग रहेगी परचेज अकाउंट। यहाँ पे आप इन्वेंट्री वैल्यूज को इफेक्टेड करेंगे क्योंकि आप गुड्स में डील करते हैं। सेल्स वाउचर में आपने इन्वेंट्री वैल्यूज को अफेक्टेड किया है तो आपको सेम परचेज में भी इन्वेंट्री वैल्यूज को अफेक्टेड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल और जीएसटी को अभी हम इनेबल नहीं करते हैं। इस लेजर को आपको सेव कर देना है। यहाँ पे अगर आप मैंने बताया था कि अगर आप क्वांटिटी वाइज स्टॉक मेंटेन करते हैं, क्वांटिटी वाइज आप माल खरीद रहे हैं, आप आइटम वाइज स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इन्वेंट्री एलोकेशन में दे सकते हैं कि आपने कितनी क्वांटिटी में कौन सा आइटम कितनी रेट में खरीदा है तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे दे सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्टली आप अमाउंट से उस एंट्री को सेव कर सकते हैं। ये आपकी परचेस की भी एंट्री हो गई है। हमने जैसे कि आपको बताया था कि बेसिकली जो वाउचर टाइप्स है, 8 तरह के वाउचर टाइप हम जनरल यूज करते हैं जिसमें कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, सेल्स, परचेज और जर्नल। ये तो हो गए बेसिकली 6 वाउचर क्लास जो हमको डेली रूटीन में यूज आते हैं। अब इसके अलावा 2 वाउचर क्लास है कि अगर आपने जो माल बेचा है वो सपोज रिटर्न हो गया है तो उसका आप रिकॉर्डिंग कहाँ पे करेंगे? अगर आपने समझो कोई माल खरीदा है, वो कुछ कोई भी कारणवश हो सकता है कि वो खराब आ गया हो तो उसको आपको रिटर्न भेजना है तो उसका आप ट्रांजेक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? तो उसके लिए ऑप्शन आता है, 2 ऑप्शन हमारे पास है, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। अभी यहाँ पे वो सिस्टम इनेबल नहीं दिखा रहा है उसको। मैंने आपको बताया था कि जो भी वाउचर क्लास है आपको अपनी जरूरत के हिसाब से उसको इनेबल या डिसेबल करना होगा। अगर आपको वो जरूरत का नहीं है तो आप वो ऑप्शन को डिसेबल ही रहने दें। अननेसेसरी आपको स्क्रीन पे ज्यादा वाउचर दिखाएंगे तो आपको भी कंफ्यूजन होगी कि कौन से वाउचर में क्या चीज रिकॉर्ड करनी है। इससे अच्छा आप उसको डिसेबल ही रहने दें। अभी हम समझते हैं कि अगर हमने जो माल बेचा था वो माल रिटर्न आ रहा है तो उसकी एंट्री मैं कहाँ पे करूंगा? उसकी एंट्री मैं करूंगा क्रेडिट नोट में। कंट्रोल F8 उसका शॉर्टकट की है। अभी वो चीज इनेबल नहीं है, उसको इनेबल या डिसेबल करने के लिए आपको F11 की प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने F11 की प्रेस की है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको ऑप्शन दिखेगा यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स। हम सीधा डायरेक्टली माउस से टिक करके उसके ऊपर आ जाते हैं। इस ऑप्शन को मैंने यस कर दिया है। अब यहाँ पे यस करने के बाद यहाँ पे ये ऑप्शन पूछ रहा है कि क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को आप इनवॉइस मोड में रिकॉर्ड करना चाहते हैं। सपोज आप आइटम वाइज माल खरीद रहे हैं और आइटम वाइज ही आप माल बेच रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को भी आप यस कर सकते हैं। अभी ये फीचर में हम केवल डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को कैसे इनेबल करते हैं उसके बारे में समझते हैं और यहाँ पे मैं उसको सेव कर देता हूँ कंट्रोल ए की सहायता से। यहाँ पे जैसे ही मैंने उस ऑप्शन को सेव किया, यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इनेबल हो गए हैं। अब आप उसका शॉर्टकट की है जो कंट्रोल F8। मैंने अपनी डे 1 की वीडियो में बताया था कि जब भी कोई शॉर्टकट के नीचे सिंगल लाइन आती है यहाँ पे तो उसका मतलब होता है कि आपको वो की के साथ ऑल्ट की प्रेस करना पड़ेगा, तब जाके आप उस ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं। अगर वही चीज आपके कोई भी ऑप्शन के नीचे आपकी डबल लाइंस आ रही है तो आपको उस फंक्शन के साथ आपको कंट्रोल की यूज करना पड़ेगा। तो सिंगल लाइन के लिए आपको ऑल्ट की यूज करना है और डबल लाइन के लिए आपको कंट्रोल की यूज करना है। तो यहाँ पे उसका शॉर्टकट है कंट्रोल F8। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही कंट्रोल F8 दबाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रेडिट नोट मोड इनेबल हो गया है। अब यहाँ पे आप कौन सी एंट्री करेंगे? आपने जो माल बेचा है अगर वो माल आपका रिटर्न आ रहा है तो आपको उस ट्रांजेक्शन को क्रेडिट नोट वाउचर में रिकॉर्ड करना होगा। सपोज हमने सेल्स का एंट्री किया था, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो यहाँ पे उसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, क्योंकि आपका माल वापस आ रहा है तो आपको यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर देना है। सपोज यहाँ पे हमने ए पार्टी को माल बेचा था, वही उसने 2,500 रुपए का माल उसने वापस कर दिया है तो यहाँ पे मुझे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर देना है उसका, उसकी डेट यहाँ पे मुझे देनी है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जैसे हमने डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स किया माल बेचते समय, सेम उसका रिवर्स एंट्री हो जाएगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू पार्टी।
तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है सेल्स। तो यहाँ उसकी एकदम रिवर्स एंट्री हमको करनी है। तो यहाँ पे आएगी एंट्री सेल्स अकाउंट डेबिट टू पार्टी। अब यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है क्रेडिट। तो क्रेडिट आपको करना है पार्टी को। आपने ए को माल बेचा था, ए से ही माल आप वापस ले रहे हैं। सपोज यहाँ पे 2500 रुपीज का माल उसने रिटर्न दिया है। यहाँ पे आप जैसे ही एंटर देंगे यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस का ऑप्शन आएगा। अगेंस्ट रेफरेंस क्यों आता है कि अगर आपने सपोज कोई माल आपने बेचा तो वो माल आप उसी बिल के सामने उसको रिटर्न लेना होगा। सपोज आपने जो माल बेचा वो 1 नंबर बिल के सामने बेचा, तो यहाँ पे हम अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे। यहाँ पे हमको जो बिल नंबर दिखाएगा 1 नंबर बिल जो 10,000 रुपीज का था, तो हम यहाँ पे 1 नंबर बिल को सेलेक्ट कर लेंगे। 1 नंबर बिल जिसकी अमाउंट थी 10,000 रुपीज, बट उसमें से 2,500 रुपये माल रिटर्न आ गया है। मैंने यहाँ पे 2,500 अमाउंट ले लिया, यहाँ पे एंटर दिया। एंटर देते ही आपको यहाँ पे सेल्स का लेजर सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि इसकी एंट्री होगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू पार्टी। तो यहाँ पे आपको सेल्स अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। 2,500 रुपये आपने अगर आइटम वाइज माल बेचा है तो यहाँ पे आप आइटम वाइज डिटेल भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास डायरेक्टली माल आ गया, उसकी आपके पास डिटेल नहीं है, तो आप इसको डायरेक्टली भी एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही एंट्री करेंगे नरेशन में आप रिमार्क लिख सकते हैं कि माल डिफेक्टिव था, माल खराब हो गया था, उनको सही कंडीशन में माल नहीं मिला था, इसके लिए सामने वाली पार्टी ने माल रिटर्न कर दिया। तो आप वो चीज आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। आपका ट्रांजेक्शन जो सेल्स रिटर्न था वो रिकॉर्ड हो गया है। अब उसके बाद सपोज ऐसा ही आता है कि सपोज हमको कोई कस्टमर ने माल रिटर्न दिया, हो सकता है कि हम भी सामने माल वापस भेज दें, या फिर हो सकता है कि कोई दूसरा माल था जो हमको वापस करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे डेबिट नोट। कि कोई भी परचेज आपने किया है तो उसका अगर आपको रिटर्न भेजना है तो आपको उसका रिकॉर्ड डेबिट नोट में ही करना होगा। तो यहाँ पे डेबिट नोट का जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल F9 है। आप जैसे ही प्रेस करेंगे आपके सामने डेबिट नोट आ गया। अब यहाँ पे आता है कि ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, आपने कौन सा माल खरीदा उसका इनवॉइस नंबर क्या था जिसके सामने आप माल रिटर्न भेज रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले उसका इनवॉइस नंबर हमने डाला था 01, यहाँ पे हमने ले लिया। डेट उसका था 1 अप्रैल। इसमें भी जैसे आपने परचेज का एंट्री किया था, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी, तो सेम उसका रिवर्स एंट्री आ जाएगा जब भी आप माल रिटर्न भेज रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा पार्टी अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो पार्टी थी हमारी एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड को मैंने 2,000 रुपए का माल रिटर्न भेज दिया है। तो यहाँ पे मैंने एबीसी लिमिटेड को सेलेक्ट किया। यहाँ पे हमने उसको 2,000 रुपए का माल रिटर्न भेज दिया। तो यहाँ पे मैंने लिखा 2,000। अब यहाँ पे सेम ऑप्शन आ गया कि आप भी अपने कौन से बिल के सामने माल रिटर्न भेज रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे अगेंस्ट रेफरेंस में मेरे पास बिल नंबर है 01, मैंने यहाँ पे 01 सेलेक्ट किया, उसका अमाउंट डाला। अब यहाँ पे आता है कि क्रेडिट में आपको करना होगा परचेज अकाउंट। यहाँ पे आपने जैसे ही किया यहाँ पे आइटम वाइज आप एलोकेशन दे सकते हैं। अदरवाइज आपके पास आइटम वाइज डिटेल नहीं है तो आप डायरेक्टली इस एंट्री को सेव कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आपने 2000 लिखा उसका आप रिमार्क यहाँ पे लिख सकते हैं कि माल आपने किस कारण या कौन से रीजन से आपने माल पार्टी को वापस किया है, उसका आप नरेशन लिख के उस एंट्री को आप यहाँ पे सेव कर देंगे। आपने जो भी यहाँ पे गुड्स रिटर्न किया है उसका पूरा ट्रांजेक्शन यहाँ पे डेबिट नोट में रिकॉर्ड हो गया है। तो ये बेसिकली थे जो 8 वाउचर जो हमारे डेली रूटीन में काम आते ही आते हैं। बट आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कौन सा ट्रांजेक्शन कौन से वाउचर क्लास में जाएगा। अगर आपने एकदम प्रॉपर तरीके से वाउचर क्लास को यूज करके एंट्री पास की है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका एकदम एक्यूरेट ही बनेगा। तो आपको एकदम ध्यान रखना है। ये तो हमने बेसिकली आपको बताया था कि टोटल वाउचर टाइप्स कितने होते हैं, 22 होते हैं, जिसमें से बेसिकली 8 वाउचर टाइप्स है जो आपको डेली रूटीन में यूज आने ही वाले हैं। ये तो एक क्लास का शॉर्ट वीडियो था जिसमें वाउचर टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, जो हमारे बेसिक रूटीन में जो वाउचर टाइप्स यूज होने वाले हैं उनमें हम कैसे हमारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट वीडियो था जो वाउचर टाइप्स एंड वाउचर क्लास के बारे में हमको बताता है। अब हम हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डिटेल में एक एक वाउचर टाइप को प्रॉपर तरीके से समझेंगे कि उसमें कितने सारे ऑप्शंस है, कैसे हम वाउचर टाइप का नाम चेंज कर सकते हैं, कैसे हम वाउचर टाइप के अंदर सब क्लास बना सकते हैं, कैसे हम वाउचर नंबर चेंज कर सकते हैं, और उसमें बहुत सारे ऑप्शंस
जिसको हम विद एग्जाम्पल हम समझेंगे कि हम जब एक एंट्री करते हैं तो हमें उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस होती है। तो वो प्रॉपर हम एग्जाम्पल के साथ एक एक वाउचर टाइप को समझेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जल्द से जल्द प्रेस करें, ताकि आपको जैसे जैसे हमारे सेशंस आते रहेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हम टैली के ऑनलाइन क्लासेस आपको घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको अगर इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप उसका कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट लिख के दे सकते हैं, हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। आप बेफिक्र होकर आप टैली सीखिए और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि वो भी घर बैठे बैठे हमारे चैनल से जुड़ के इस टैली के कोर्स को आप सीख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।